हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोगों ने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फर्स्ट का, और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जो कि आपके 7 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो लास्ट आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखना है, ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम ड्रग एडिक्शन। अब आप लोग ये चीज़ बहुत आगे पढ़ोगे कि एक तो ड्रग एडिक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन के साथ आपका क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंस होता है, टॉलरेंस होता है, टैकीफैलेक्सिस होता है, एलर्जी होता है। तो वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, इससे आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जो एलर्जी वाला पोर्शन है उससे आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ बताऊँ, एडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की आदत लगना। पर आदत अगर आप कोई अपने आप को बिजी कर लेते हो किसी और चीज़ में, तो एडिक्शन का मतलब जो चीज़ से आपको एडिक्शन हुआ है वो आपको मन नहीं करता करने का। ठीक है, अगर आप बिजी हो, पर अगर आप फ्री हो तो वापस से वो चीज़ करने का मन करता है, तो उसको कहते हैं एडिक्शन। पर डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो आप वो काम छोड़ करके कोई और काम में बिजी हो, लेकिन आप उस पे डिपेंड हो गए हो, यानी आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप के एक्शंस दिखने लगेंगे, तो वो होता है डिपेंडेंस। कि अगर मैं आप लोग को एक शॉर्ट टर्म में बताऊं, जैसे कि अगर आपको खाना बनाने आता है लेकिन आपकी मम्मी खाना बना करके आपको दे रही हैं, तो आपको आदत लग जाती है पका पका खाना मिलने की। ठीक है, तो वो होता है एडिक्शन। पर अगर आपकी मम्मी कहीं चली गई तो आप खाना बना लेते हो, तो ये क्या है, एडिक्शन है। पर अगर वहीं बात करें डिपेंडेंस की, तो अगर आप मम्मी पे पूरी तरह से डिपेंड हो, तो मम्मी कहीं चली भी गई हैं तो आप खाना नहीं बना पाओगे, तो आप जोमेटो या कहीं से ऑर्डर करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी डिपेंडेंस। पर एडिक्शन का मतलब है कि आपको आदत है, हाँ भाई मम्मी खाना बना के दे देगी, मेरे को सिर्फ खाना खाना है और सो जाना है, काम तो वैसे भी कुछ करना नहीं है, हाँ खाना खाना है और सो जाना है। तो ये क्या है, एडिक्शन है कि भाई मम्मी है तो खाना दे रही है तो खा ले रहा है, पर तो एडिक्शन है। चली गई तो बना के खा लेंगे। पर अगर आपको बनाने भी नहीं आता है तो वो क्या है, मम्मी पे आप पूरी तरह से डिपेंड हो। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ आए होंगे। तो देखो एक छोटा छोटा ये तो एग्जाम्पल था। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एडिक्शन इज़ अ कंपल्सिव अर्ज टू यूज़ अ ड्रग डिस्पाइट हिज हार्मफुल इफेक्ट, कि मतलब किसी ड्रग को यूज़ करने की इच्छा। ठीक है, ठीक है, किसी ड्रग को यूज़ करने की इच्छा, चाहे वो ड्रग क्या हो, हार्मफुल हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, ड्रग एडिक्शन होता है। द पर्सन प्रायोरिटाइज ड्रग ओवर द अदर एक्टिविटी, मतलब पर्सन क्या करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा, यानी उसको प्रायोरिटी देगा उस ड्रग को लेने के लिए बाकी काम को छोड़ करके। और फिजिकल डिपेंडेंस इज़ नॉट, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो चीज़ आप लोग को समझनी है कि हमें कभी भी ड्रग एडिक्शन में हमें फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता। फिजिकल डिपेंडेंस बोले तो हमें सर में दर्द नहीं होता, झटके नहीं आते, झटके इन द सेंस विथड्रॉल इफेक्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता। तो अगर आपकी इस ड्रग की बात कही जाए तो आपकी कौन सी ड्रग आ जाती है यहाँ पे, एम्फेटामिन। ठीक है, एम्फेटामिन, कोकेन, कोकेन आप लोगों ने सुना होगा, और कैनाबीस, ये सब जो टाइप की हैं, ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं एडिक्शन को। ये एडिक्शन प्रोड्यूस करती है कि भाई मिलेगा तो ले लेंगे, मतलब चाहिए मुझे चाहिए, पर आप कहीं और बिजी हो गए तो आप नहीं लोगे। पर ये फिजिकल डिपेंडेंस कॉज नहीं करती हैं, कि आपको झटके नहीं आएंगे अगर आप इसको नहीं लोगे तो। ठीक है, तो ये फिजिकल डिपेंडेंस कॉज नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब शब्द को समझना, क्योंकि अगर आप अभी लाइक 4th सेमेस्टर में ये सब चीज़ें समझ जाओगे तो आने वाले 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर, और अगर आप बहुत अच्छी जगह से लाइक नाइपर और इन सब से मास्टर्स करोगे तो वहाँ पर जो लेवल है पढ़ाई का, तो आपको समझ आएगा कि ये सब शब्द का मतलब अगर आप बी फार्म से ही जानते रहोगे तो आपके लिए कितनी ईजी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब ये चीज़ें, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैंने नोट में लिख रखी है, आप एक बार जा कर के नोट्स को देख सकते हो। मैं नोट्स सब टेलीग्राम पे कैसे क्या करना है मैं सब बता रखी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग एडिक्शन के बाद क्या पूछता है, ड्रग डिपेंडेंस, कि भाई मम्मी चली गई हैं और अब हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, पर हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता, तो हम डिपेंड है मम्मी पे। ठीक है, तो ये होगा डिपेंडेंस। और एडिक्शन का मतलब कि आता तो है खाना बनाए पर मम्मी के हाथ का खाना चाहिए, तो वो हो गया एडिक्शन। ठीक है, ये लिख करके नहीं आना आप लोगों को, मम्मी के हाथ का खाना, एक ही ट्यूब सब मतलब क्या करेंगे, वो काट देंगे नंबर, वैसे ही वो बेकार है सब। ठीक है, तो ड्रग डिपेंडेंस हो गया। तो ड्रग दैट alter mood and feeling can lead to repeated use for pleasure, relaxation, escape from reality। तो उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंस कहते हैं, कि मतलब वो ड्रग
जो कि क्या करें ऑल्टर करे आपके मूड को, ठीक है, फीलिंग्स को, और क्या करें, रिपीटेड यूज ऑफ प्लेजर, आपको क्या दे, प्लेजर दे, टाइप्स ऑफ प्लेजर, रिलैक्सेशंस दे, कि आप कल एग्जाम दे करके आए हो और आप भाई मस्त कोई चीज़ खा रहे हो कि आपको शांति मिल रही है ना, रिलैक्सेशन है। तो ड्रग डिपेंड्स अकर व्हेन अ पर्सन प्रायोरिटाइज ड्रग ओवर बेसिक नीड इवन व्हेन इट हार्म देयर हेल्थ। लाइक कि ड्रग डिपेंडेंस तब, उसको हम ड्रग डिपेंडेंस तब कहेंगे कि जब कोई पर्सन है, कोई चीज़ मतलब कोई ड्रग को बार बार ले रहा है अपने बेसिक नीड को छोड़ करके, कि उसको बोला गया, मम्मी ने बोला कि भाई 1 किलो चावल ला दे, बोला नहीं मैं तो पहले ड्रग खाऊंगा फिर चावल लाने जाऊंगा, ठीक है। तो बेसिक नीड को छोड़ करके, चाहे वो ड्रग जो है उसके शरीर के लिए हार्मफुल हो, तो उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंस है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो डिपेंडेंस में भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइप की होती है डिपेंडेंस जो होती है, ये आपकी क्या होती है, 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपकी होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और एक आपकी होती है फिजिकल डिपेंडेंस। समझ आ रहा है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिजिकल डिपेंडेंस 2 टाइप की आपकी ड्रग होती है। जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होता है, इसमें पर्सन जो होता है उसको ऐसा लगता है कि दे नीड टू फील गुड, मतलब अगर वो दवाई नहीं खाएगा, उस ड्रग को नहीं लेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड डिजायर टू इंटेंस क्रेविंग, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो खा ले, नहीं तो उसकी साइकोलॉजी ऐसी सेट हो गई है कि उसको ड्रग खाना है। तो स्ट्रॉन्ग इज ड्रग लाइक तो इसमें कौन सी आपकी ड्रग आती है, ओपियोइड, ठीक है, या फिर कोकेन, है ना। पर अगर बात करें फिजिकल डिपेंडेंस की, तो फिजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है, बॉडी अडाप्ट टू ड्रग, कि बॉडी को भाई ड्रग के लिए वो अडाप्ट हो चुकी है, अडाप्ट टू ड्रग, ठीक है। तो अगर आप स्टॉप करेंगे उसको तो आपको क्या देखने को मिलेगा, विथड्रॉल सिम्टम मिलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। तो इसमें आपकी जो ड्रग आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एल्कोहल, ओपियोइड्स, बार्बिटूरिक एसिड और बेंजोडाइजिपिन, ठीक है। तो ये सब ड्रग जो है आपकी 4 आपको नाम याद करना है, ये फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करती है, यानी विथड्रॉल इफेक्ट मिलता है। अच्छा, विथड्रॉल इफेक्ट क्या होता है, मैं आप लोग को एग्जांपल बताती हूँ। मेरे यहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि एक मतलब लैब अटेंडेंट है, वो काम करते हैं, तो नॉर्मली क्या कंडीशन हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल लेने की वजह से क्या है कि मतलब अब जब लेते हैं तो बढ़िया जा करके वो यहाँ से मतलब लैब अटेंडेंट जो है काम करते हैं, लैब अटेंडेंट मतलब काम करते हैं लैब में, जैसे वॉशिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा करके बढ़िया पी लेते हैं, तो सब कुछ सही। अब उनकी शादी होने वाली थी, शादी के 2 दिन पहले उन्होंने कुछ भी शराब वगैरह नहीं लिया। जैसे ही वरमाला का टाइम आया, मतलब जो वरमाला पहनाते हैं ना एक दूसरे को, उस समय क्या हुआ, उनके मुंह से थोड़ा झाग वाग निकलने लगा, वो ऐसे पूरी बॉडी उनकी कंपन वाइब्रेट करने लगी, ठीक है। द थिंग इज दैट इज कॉल्ड अ विथड्रॉल इफेक्ट, कि मतलब अगर उन्होंने क्या किया, अल्कोहल 2 दिन से नहीं लिया, और अल्कोहल ना लेने की वजह से उनका हार्ट रेट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इतना कि मुंह से फेन आने लगा। फिर उनको तुरंत क्या किया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी इंसान का अल्कोहल या ये सब चीज़ें कुछ छुड़वाना चाहते हैं, ऐसी ड्रग्स, तो हम उनको एक साथ नहीं छोड़ते हैं, हम उनकी क्या कहते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी डोजेस को कम करते हैं। कि जैसे मान लो अगर वो 1 पैक पी रहा है तो उसको हम लोग धीरे धीरे कम देते हैं। तो लाइक इंटेंसिटी ऑफ ड्रग वी विल इंक्रीज डे बाई डे। तो इससे कहते हैं विथड्रॉल इफेक्ट, समझ आया। तो उसको कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस होता है। और एक नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है मैंने कि फिजिकल डिपेंडेंस जो होता है इसी को क्या कहते हैं, न्यूरो एडाप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूरो मतलब कि वो कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्ट होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ न्यूरो एडाप्टेशन। तो इतना समझ आ गया होगा आई होप, ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एडिक्शन क्या होता है। नेक्स्ट अब एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ड्रग टॉलरेंस, तो हम वो देख लेते हैं। ड्रग टॉलरेंस, देखो ड्रग टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना यानी किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। तो डिसमिस रिस्पॉन्स टू अ ड्रग व्हेन इट्स कंटिन्यूसली यूज एंड रिक्वायर ऑफ हायर डोज ऑफ, सिंपल मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लो कोई ड्रग है, ठीक है, अगर हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो रहा है, डिसमिस्ड हो जा रहा है या डिमिनिश्ड हो जा रहा है, यानी ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो चाहे आप जितना भी डोज बढ़ा लें,
ना, या आपको अगर कोई चीज़ का एक्शन चाहिए, जैसे मान लो कोई इंसान का सर दर्द हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल करें कहीं के, तो उसको हेडक है, हेडक होने पे मान लो अगर आप उसको 500 mg कोई ड्रग दे रहे हो, तो आप अगर मान लो 2 दिन हेडक है, 3 दिन हेडक है, तो 500 mg दे रहे हो, 500 mg डेली दे रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे उसके में टॉलरेंस इकट्ठा हो जा रहा है, मतलब टॉलरेंस हो जा रहा है, और उस टॉलरेंस हो जाने की वजह से मेनली उसका जो एक्शन है उसको पाने के लिए अब आपको 100 मतलब 1000 mg मान लो ड्रग देनी पड़ेगी एक बार में। समझ आया कि मतलब व्हेन वी गिव अ व्हेन वी गिव अ डोज ऑफ अ ड्रग, मतलब वन बाय वन देन इंक्रीज द एक्शन ऑफ ड्रग, sorry, when we give a dose of a drug particular a person for a long time, then for getting a response we have to increase the dose of drug, ठीक है, for getting a particular desired response we have to increase the dose of drug। तो ये आपकी हो गई टॉलरेंस होगी। अब टॉलरेंस में भी टाइप्स ऑफ टॉलरेंस होते हैं, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टॉलरेंस में जैसे कि आपका क्या होता है, एक तो आपका नेचुरल आ जाता है और एक आपका क्या आता है, एक्वायर्ड आ जाता है, ठीक है। तो देखो नेचुरल होता है और एक्वायर्ड होता है, तो नेचुरल और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस होता है, मान लो कोई इंसान है और वो क्या है, लेस सेंसिटिव है किसी ड्रग के लिए, लेस सेंसिटिव है, जैसे कि आप लोग का अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो रैबिट जो होता है, जो खरगोश होते हैं, उनके में क्या होता है, एट्रोपिन टॉलरेंट होते हैं, यानी एट्रोपिन आप चाहे कितना भी दे दो उन पर असर नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, टॉलरेंट, उनको मतलब एट्रोपिन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ा के देनी होगी अगर हमें इफेक्ट चाहिए रैबिट्स में, तो इसको नेचुरल कहते हैं कि भाई वो पहले से ही ऐसा है, इनहेरिटेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। पर एक्वायर्ड में क्या होता है, ड्रग वॉज इनिशियली रिस्पॉन्सिव, मतलब ड्रग जो है वो हमारी पहले क्या थी, रिस्पॉन्सिव थी, पर जब हम बार बार उसी ड्रग को दे रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक्वायर्ड रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग याद रखना है क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग भी आपकी है क्लोरप्रोमाजीन, तो ये हमारी क्या कॉज करती है, एक्वायर्ड रिस्पॉन्स कॉज करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग टॉलरेंस, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग टॉलरेंस। अच्छा, मैकेनिज्म जो होता है इसमें मेनली हम 2 तरह के मैकेनिज्म देखेंगे, एक तो हम देखेंगे कौन सा, फार्मेको डायनेमिक, और एक हम देखेंगे फार्मेको काइनेटिक। अब जो डायनेमिक होगा इसमें भी हम 2 तरह के हमारे हैं, कौन कौन सा, एक डाउन रेगुलेशन है और एक हमारा कौन सा है, अप रेगुलेशन। तो मैकेनिज्म वगैरह लिख कर क्या होगा तो एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं पहली चीज़, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि क्या होता है ये डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक की अगर बात करें तो मैंने पहले ये चीज़ क्लियर कर रखी है कि ADME की बात आएगी, और ADME में भी मेनली हम काइनेटिक, इसमें हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म को, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। पर जहाँ डायनेमिक की बात आती है वहाँ किसकी बात हम करते हैं, रिसेप्टर्स की। अब या तो रिसेप्टर में डाउन रेगुलेशन हो गया यानी रिसेप्टर कम हो गया है, या तो रिसेप्टर बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, अब कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम नॉर्मल एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मान लो ये हमारा क्या है, कोई रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारा कोई रिसेप्टर है। अब हमारी इस पर कोई ड्रग आकर के बाइंड कर रही है, ठीक है, और वो क्या करेगी, फिर एक्शन करेगी। भाई कोई ड्रग आई बाइंड करी रिसेप्टर पे तो वो क्या करेगी, एक्शन देगी। अगर एगोनिस्ट बाइंड कर रही है तो पॉजिटिव एक्शन देगी, एंटागोनिस्ट बाइंड करे तो किसी चीज़ को कम करेगी, इतना तो क्लियर है। अगर मान लो ये ड्रग जो है एगोनिस्ट है, ये ड्रग क्या है, एगोनिस्ट है, तो अब एक एगोनिस्ट आया, फिर एक एगोनिस्ट आया, फिर एक एगोनिस्ट आया, एक एगोनिस्ट आया, एक एगोनिस्ट आया, ठीक है। तो अब मान लो 1 2 3 4 5 एगोनिस्ट आ गए, तो रिसेप्टर जो है वो यहाँ पे कितना है, 1 है। चलो अगर मान लो हम बात करें कि 4-5 रिसेप्टर भी हो सकते हैं, सिंपल है, चलो 4 रिसेप्टर मान के चलते हैं, 2 3 4, ठीक है। मान लो कोई ये हो गया रिसेप्टर। अब मान लो कि हमें पता है कि 4 रिसेप्टर हैं, तो 4 ड्रग तो आके बाइंड कर गई। अब
हम ड्रग दे रहे हैं, ड्रग इतनी ज़्यादा हो गई है और रिसेप्टर इतने कम है। तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में अगर हम लोग, प्रोलॉन्ग का मतलब कहता है काफ़ी देर तक हम लोग अगर किसी चीज़ को देने लगे, काफ़ी समय, जैसे 2 साल, 1 साल, या मान लो 3 महीने, 4 महीने, किसी ड्रग 3 महीने से ज़्यादा अगर कोई ड्रग हम दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिसेप्टर तो कम है पर ड्रग ज़्यादा हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाउन रेगुलेशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो आपका एग्जाम्पल में इसमें क्या आएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका बारबिचुरेट, बारबिचुरिक एसिड बोलते हैं जिसे। तो ये क्या होती है, मेनली एगोनिस्ट है, डाउन रिसेप्टर में हमेशा एगोनिस्ट की बात होती है, ये चीज़ याद रखनी है, एगोनिस्ट है। अब ये एगोनिस्ट क्या करेगा, बाइंड करेगा किस पे, गाबा रिसेप्टर पे, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और कॉज करेगा क्या, एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट। ठीक है, हाउएवर इंक्रीज द डोज डिक्रीज द रिस्पॉन्स नंबर एंड लेसर। तो अगर हम बार बार बारबिचुरिक एसिड को बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब दिए जा रहे हैं, जैसे मान लो कोई इंसान को एपिलेप्सी हो गई है और हम उसको बारबिचुरिक एसिड दे रहे हैं, बारबिचुरिक एसिड हम जैसे मान लो 4 मंथ तक दे रहे हैं, एज एग्जाम्पल है, ठीक है, 4 मंथ तक दे रहे हैं, तो यानी बारबिचुरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया, पर वहाँ पे रिसेप्टर तो भाई 10 ही बन रहा है मान लो, क्योंकि रिसेप्टर का अपने कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो हमारा इसको क्या कहेंगे, डाउन रेगुलेशन, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर कम है और हमारा एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है जिसको कहते हैं डाउन रेगुलेशन, तो यहाँ पे टॉलरेंस हो सकता है। टॉलरेंस का मतलब सिंपल क्या था कि आप कोई चीज़ बहुत समय के लिए दे रहे हैं और वो एक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब वो इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशन। ठीक है, और दूसरा इसमें हम लोगों ने क्या, मैंने क्या बताया था, डाउन रेगुलेशन के बाद दूसरा मैंने बताया था अप रेगुलेशन। अब अप रेगुलेशन में देखो, मान लो क्या है कि मान लो एगोनिस्ट की जगह कोई एंटागोनिस्ट अब है, अभी तक तो एगोनिस्ट पढ़ रहे थे, अब क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो यहाँ पे डाल दो आप फान, अभी क्या पढ़ा था ये, डाउन रेगुलेशन डीटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूटी, दैट इज अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन में क्या है, देयर मेनी एंटागोनिस्ट जो कि कॉज करती है सुपर सेंसिटिविटी ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। तो अगर इसमें हम बात करें बीटा ब्लॉकर की, यहाँ पे मेनली ब्लॉकर्स की बात होती है, जब अप रेगुलेशन की बात होती है तो ब्लॉकर की बात होती है, जब डीटी डाउन रेगुलेशन की बात होती है तो एगोनिस्ट की बात होती है। तो ये बीटा ब्लॉकर जो है, जिसका यूज़ करते हैं, किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लोअर बीपी, बीपी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, लोअर द बीपी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बीपी को कम करने के लिए इट विल एक्ट ऑन रिसेप्टर प्रेजेंट इन हार्ट। कौन सा रिसेप्टर पे बाइंड होता है, मेनली B2 रिसेप्टर पे। ये टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं, ये आगे एनएस में आप लोग को बताऊंगी, B1 B2 B3 3 तरह के रिसेप्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो B2 मेनली हमारे कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये बीटा ब्लॉकर जो है, ये हमारा क्या करेगा, बाइंड करेगा हार्ट पे, और हार्ट पे बाइंड करने के बाद, ये आपका हार्ट है, ठीक है, मान लो आपका हार्ट है, हार्ट पे बाइंड करने के बाद क्या, यहाँ पे रिसेप्टर है। अगर आप ड्रग दिए जा रहे हो तो ये आपकी क्या है, बीटा 2 है मान लो, बीटा ब्लॉकर, तो ये बाइंड करी, पर आपके कुछ रिसेप्टर पे हमारी कौन सी ड्रग क्या बाइंड कर गया, आगे एपिनेफ्रिन बाइंड कर गया है। एपिनेफ्रिन क्या होता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए इंटरनल प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब नॉर्मली। ठीक है, तो ये HR को हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया था कौन से, मतलब जो रिसेप्टर था, देखो 2 एक्स्ट्रा रिसेप्टर आ गए। जैसे आप लोग ड्रग तो 4 ही दे रहे हो, मतलब 4 आपकी मान लो ड्रग बाइंड हो रही है रिसेप्टर से, 4 रिसेप्टर है, पर यहाँ 2 रिसेप्टर खाली है, तो 2 रिसेप्टर में हमारा एपिनेफ्रिन बाइंड हो गया है। तो एपिनेफ्रिन बाइंड होने की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका हार्ट अटैक आ गया। तो ये मेनली क्या है, आपका अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, और ये क्या था, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया फार्माकोडायनेमिक। अब इसमें हम बात करते हैं किसकी, मेटाबॉलिक, जिसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। अब ड्रग आर मेटाबोलाइज बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो कि आपका क्या होता है, लीवर में प्रेजेंट। ये तो आप लोग को पता है कि मेटाबॉलिज्म किससे होता है,
मेटाबॉलिज्म होने के लिए, मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस क्या था, कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है उसको वाटर सॉल्युबल करने के लिए, यानी वाटर सॉल्युबल करने के लिए जिससे कि वो यूरिन से निकल जाए, क्योंकि हमारा यूरिन क्या होता है, वो भी वाटर, मतलब यूरिन में क्या है, वाटर है, तो वाटर वाटर होता है। यानी अगर हमारी किसी ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना है तो हमें क्या चाहिए, उसको वाटर सॉल्युबल बनाना है। तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम हमारे मेनली कहाँ होते हैं, लीवर में होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, लीवर में एंजाइम होते हैं। अच्छा, तो मेटाबॉलिज्म अगर मान लो किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जा रहा है किसी और ड्रग की वजह से, मान लो ड्रग ए है, ड्रग बी है, ठीक है, तो ये आपकी मेन ड्रग है, और ये जो दूसरी वाली बी ड्रग है ये क्या कर रही है, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर रही है, यानी मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर रही है। तो अगर हम इन दोनों ड्रग को देंगे तो जो ये ए वाली ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा यानी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी जल्दी, ठीक है, तो एक्सक्रीट फास्टली, तो बॉडी से अगर फास्टली एक्सक्रीट हो जाएगी तो इसका एक्शन यानी कम है, एक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम ही टाइम के लिए एक्शन रहेगा ना भाई। अगर कोई ड्रग है, बॉडी इंसान को दे रहे हैं, इंसान को देते हुए एक्शन करने के पहले ही मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है उसका, यानी मेटाबोलाइज हो जा रही है किसी दूसरी ड्रग की वजह से, तो वो एक्शन ही अपना पूरा नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इस ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन, यानी डोज जो होगा, डोज हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी डोज ऑफ ड्रग, इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग ए। अब ड्रग ए की डोज को बढ़ाएंगे, तो चलो अगर 50% मेटाबोलाइज हो रहा है तो 50% कुछ देर के लिए रह रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके एग्जांपल में आप लोग मेनली याद कर लेना, बार्बिट्यूरिक एसिड एंड कार्बामेज़ापिन, ठीक है, तो ये दो ड्रग आपको याद करनी है, बार्बिट्यूरिक एसिड और कार्बामेज़ापिन। तो आई होप इतनी चीज़ समझ आएंगी, नोट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट अभी से बात कर लेते हैं एलर्जी, ओके, तो अब बात करते हैं एलर्जी की, ठीक है। एलर्जी क्या होती है, देखो बहुत टाइम आप लोगों ने अलग अलग वैरायटी में लोगों से सुना होगा कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है ना, तो मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड रिएक्शन। क्या, इम्यूनोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, लाइक IgE, IgM, ठीक है, तो ये मेनली क्या करती है, इम्यूनिटी मेंटेन करती हैं, यानी बाहर से जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, यानी जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करती है, किल करने का काम करती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी इम्यून सेल्स में कोई प्रॉब्लम आई है तो इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आएगी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आने की वजह से आप हल्का सा, जैसे कि मान लो कोई धूल है ना, जैसे रास्ते पे चल रहे धूल है, उससे भी एलर्जी हो जाएगी। अगर आपके बॉडी में ये एंटीबॉडी, मतलब जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होती है, एंटीजन होता है ना, तो अगर उनकी प्रॉब्लम हो, उनमें डिसबैलेंस हो रखा है तो उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड रिएक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड रिएक्शंस that occur in response to a drug, that occurs in response to a drug। देखो कोई बाकी ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ नोट्स में लिखी हुई है बहुत अच्छे से, बस समझना है कि ओवरऑल है क्या एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड रिएक्शन, जो किसकी वजह से हो रही है, ड्रग की वजह से हो रही है। मान लो आप लोगों ने कोई ड्रग ली, ड्रग लेने की वजह से आपको क्या हो रहा है, छींक आने लग रही है, या बहुत से फीवर आने हो सकता है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को बहुत सारी, जैसे हेडक हो गया, हेडक तो बाई चांस बहुत वैसा होता है, जैसे मान लो पैचेस पड़ गए बॉडी पे छोटे छोटे, है ना। एक बार मुझे भी इवन हुआ था कि मतलब मैंने अभी वायरल फीवर चला था तो फीवर की मैंने दवाई ली थी, उसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में वो छोटे छोटे चकत्ते पड़ गए थे, जिसे पैचेस बोलते हैं, रेड कलर के। तो फिर मुझे एक पेरेंटल मतलब इंजेक्शन लगवाना पड़ा एक, जिसकी वजह से वो ठीक हुआ था, ठीक है। तो कोई भी ड्रग जिसकी वजह से आपका इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाए उसको क्या कहते हैं, और वो जो रिएक्शन है यानी जो सिम्टम्स है, लाइक फीवर है, हेडेक है, डिफरेंट पैचेस हैं, वो क्या है, अनरिलेटेड टू ड्रग नॉर्मल इफेक्ट, यानी अनरिलेटेड टू ड्रग इफेक्ट से क्या हो, डिफरेंट, ठीक है, यानी वो ड्रग के इफेक्ट से डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी में कौन कौन से फीचर्स आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो क्योंकि एलर्जी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो फीचर्स ऑफ इट,
कौन कौन से फीचर्स होंगे कि हम उसको एलर्जी कहेंगे। पहली बात तो ये जो एलर्जी होगी ये नॉट रिलेटेड होगी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, ठीक है। तो पहला इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, नॉट रिलेटेड, यानी लिख सकते हो क्या, नॉट रिलेटेड टू ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेट नहीं करेगी। दूसरा क्या हो सकता है, कैन अकर इवन, मतलब आप बहुत कम डोज लोगे तो कैन अकर इन स्मॉल डोज, कि आप बहुत छोटी सी कम डोज लोगे उसमें भी आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख सकता है। थर्ड आप क्या देख सकते हो, अकर इन 1 to 2 वीक आफ्टर एक्सपोजर, यानी मान लो आपने कोई ड्रग जो है 1-2 हफ्ते खाई है उसके बाद भी आपको इफेक्ट दिख सकता है, यानी GIT प्रॉब्लम हो सकता है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, दैट विल कम इन अंडर द एलर्जी कंडीशंस, ठीक है। फोर्थ आप देख सकते हो, ड्रग एक्ट एज एंटीजन, मतलब कौन से फीचर होंगे यहाँ पे, जो ड्रग होगी वो किसकी तरह काम करेगी, आपकी एंटीजन की तरह, ठीक है। पटाखे फूट रहा, इंडिया जीत गई क्या पता नहीं, ठीक है। तो ड्रग क्या करेगी, एक्ट करेगी एंटीजन की तरह। नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसके फीचर्स में क्या आएगा कि कैन इन्वॉल्व स्किन, इसमें कौन कौन से पार्ट, जैसे स्किन इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर एयरवे, ब्लड वेसल्स, या फिर ब्लड और GIT। तो इसमें आपके बॉडी के ये कुछ भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक स्किन, मतलब आपके हो सकता है पैचेस दिख रहे हो, या हो सकता है छींक आ रही हो तो एयरवे, ब्लड का कोई सर्कुलेशन प्रॉब्लम आ रही है, या फिर GIT लाइक कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, मतलब ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके फीचर्स में देख सकते हैं, सीवियरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट डोज डिपेंडेंट, यानी हो सकता है आप बहुत कम अमाउंट लेने पर भी, तो यहाँ लिख लो पहले नॉट डोज डिपेंडेंट, यानी बहुत कम अमाउंट लेने पे भी हो सकता है इफेक्ट हो जाए, मतलब एलर्जी प्रोड्यूस हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा लेने पर भी, तो फिर डोज डिपेंडेंट नहीं होती। नेक्स्ट अब इसी में फिर हम लोग मतलब फीचर्स में क्या हो सकता है, रिएक्शंस कैन वेरी, मतलब बिटवीन, लाइक हो सकता है किसी में पैचेस दिख रहा हो उसी ड्रग को लेने से, और किसी इंसान में क्या हो रहा है, छींक आ रही हो, ठीक है, तो स्नीजिंग हो सकता है। तो मतलब पैचेस दिख सकते हैं, स्नीजिंग वाले, डिपेंड नहीं करता है इंडिविजुअल पे, मतलब वेरी करता रहता है। और ये जो कॉज होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको यहाँ पर लिख लो, ये जो कॉज होता है ये क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम कभी बता नहीं सकते कि किस इंसान को किस दवा से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर वो बहुत सारे पेशेंट्स में होती है तो उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, पर एलर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल क्या करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे कि एलर्जी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मेनली 4 टाइप की एलर्जी होती है, ठीक है। तो मेनली क्या होती है, एलर्जी जो होती है वो 4 टाइप की होती है, 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी 4 तरह की एलर्जी होती है। फर्स्ट तो होती है जिसको एनाफाइलेक्टिक बोलते हैं, जिसे टाइप ए बोलते हैं, टाइप 1, इसी को क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक, ठीक है। टाइप 2 होती है जिसको क्या कहते हैं, साइटोलिटिक बोलते हैं, या साइटोटॉक्सिक भी बोल सकते हैं। पटाखे बहुत फूट रहे हैं भाई, कुछ तो हुआ है। टाइप 3 जो होती है उसमें कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड आती हैं, यानी उसमें जो आपकी आई सेल्स होती हैं तो वो इन्वॉल्व होता है, वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं किसी ड्रग मतलब के साथ, ठीक है। तो इसमें आपकी आर्थरस रिएक्शंस, जो मेनली याद रख लेना एग्जाम्पल, आर्थरस रिएक्शंस होती है वो इसमें आती हैं। और टाइप 4 हमारी होती हैं, इससे हम लोग कहते हैं डिलेड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो अब 1 बाय 1 हम छोटे छोटे देखते चलेंगे फटाफट, और याद कर लेना। अभी देखो, अभी पहला तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं, कौन सी इम्यून सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मैं एक टेबल आप लोग को भी दिखा दे रही हूँ, आप लोग ये क्लियर कर लो। देखो दिख रहा है आप लोग को। तो देखो टाइप में टाइप 1 होती है, इसमें हमारी मैकेनिज्म हमारे को IgE एंटीबॉडी विथ मास्ट सेल, मास्ट सेल इसमें इन्वॉल्व होती है। मास्ट सेल मेनली क्या करती है, हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं। अब बॉडी में जब हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है तो हिस्टामिन मेनली क्या करता है, आप लोग को पता होगा, मास्ट सेल जो होता है वो हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन एलर्जी कंडीशंस में मतलब एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग को जब स्नीजिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक ले लो, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक जैसे कि आपकी कौन सी आती है, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रोनेट, ठीक है, और टर्फेनाडिन, ये सब हमारी क्या होती है, हिस्टामिन क्लास की ड्रग है, एंटी हिस्टामिन क्लास की। तो ये हमारी IgE एंटीबॉडी जो होती है बाइंड करती है मास्ट सेल से, जिससे हमारा क्या करता है,
हिस्टामिन रिलीज होता है और ये हिस्टामिन हमारा क्या करता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कॉज करता है। तो इसमें मेनली हमारा IgE एंटीबॉडी होती है, ये याद रखने की चीज़ है। हिस्टामिन होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम लोग इम्यून मेडिएटर्स बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अर्टिकारिया, एंजियोएडिमा, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, और राइटिस आ सकता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक्स आ सकते हैं। और मेनली जो ऑनसेट मतलब कितने देर का होता है, तो मिनट टू हावर मतलब थोड़ी देर से कुछ घंटे तक का इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टाइप 2 है। तो टाइप 2 जो होती है, इसमें ड्रग बाइंड करती है टिश्यू से, कॉजिंग द इम्यून अटैक। तो इसी वजह से टिश्यू से बाइंड करती है, यानी सेल्स से, दैट्स वाई इज कॉल्ड अ साइटोलाइटिक। तो इसमें हमारी IgG और IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। और मेनली जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक बार आप लोग देख लेना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब आप लोग वो पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। तो इसमें हीमोलिसिस होता है। हीमोलिसिस मतलब कि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो रैप्चर हो जाती है। तो ब्लड से रिलेटेड जितना भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें ही आता है, लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, एसेरिथरी, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस सिंड्रोम। और वेरिएबल ये जो इसका होता है, ये हार्स टू डेज होता है, लाइक कुछ घंटे से कुछ दिन तक का इसका इफेक्ट होता है टाइप 2 का। टाइप 3 जो होती है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड होते हैं, इसी को आर्थस रिएक्शंस भी इसमें आता है। ड्रग एंटीबॉडी जो होती है, ड्रग और एंटीबॉडी वो कॉम्प्लेक्स बना लेती है और डिपोजिट हो जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो कौन से इम्यून सेल इसमें कौन सी इम्यून मेडिएटर होता है, IgG होता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और जो मायोकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस, एक चीज़ और बता दूं, अगर कहीं पे लास्ट में डाइटिस लिखा है, इसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है। और मायो मतलब क्या होता है, मायोकार्डाइटिस मसल्स होता है मायो मतलब, और कार्डाइटिस मतलब हार्ट की मसल्स, ठीक है। तो उसमें इन्फ्लामेशन होते हैं की वजह से ये होता है। ये 1 to 2 वीक होता है आफ्टर एक्सपोजर, मतलब ये देखो दिन हो रहा है और ये क्या होता है 1-2 वीक तक रहता है, ठीक है, इसका रिएक्शन का इफेक्ट। टाइप 4 जो होता है इसको डिलेड कहते हैं। डिलेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 12 घंटे से ज़्यादा और काफ़ी दिनों तक रहता है, 2 days मतलब काफ़ी दिन तक रहता है, ठीक है, मतलब वीक से ज़्यादा रहता है, लाइक 1 month 2 month। इसमें मेरी हमारी जो T सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं साइटोकाइंस को, और ये साइटोकाइंस जैसे T लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक डर्मेटाइटिस, डेर्मेटाइटिस इसमें भी आया, मतलब डर्मा मतलब स्किन में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, रैशेस और फीवर, वो हमारे मेनली किस में आते हैं, टाइप 4 में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना। और ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में ये एलर्जी वाला क्वेश्चन और टॉलरेंस वाला क्वेश्चन पूछता है। बाकी हर चीज़ नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखी है, तो एक बार वहाँ पे जा कर के देख लेना। बाकी मेरा प्लान तो है कि आप लोग का सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल कंप्लीट कराने का, और मेरी भी पढ़ाई चल रही है तो मैं भी थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में लगी रहती हूँ, पर इम्पॉर्टेंट है कि समझ आना। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी, क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, कैसे चीज़ों को सब मेंटेन करना, बैक नहीं लानी है, सबसे पहला एम ये है। तो ठीक है, बाकी तब तक के टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।